अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, तेज़ी से बदलती सियासी सूरत हाल में एक बार फिर से हमें तेज़ी से तल्खी घुलती दिखाई दे रही है। अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस करने वाले सुहेल आफरीदी के तुंदो तेज़ बयानात से आते जाड़े में सियासी हिद्दत बढ़ती महसूस हो रही है। केपी की अगर बात करें तो वहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हों या फिर अफगान मुहाजिरीन की वापसी, सुहेल आफरीदी खुलकर वफाक से इख्तलाफात कर रहे हैं। उनकी आवाज़ में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की आवाज़ भी शामिल है। आज भी सुहेल आफरीदी ने बाज़ वकला की पीटीआई में शमूलियत पर एक तकरीब में वफाकी हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ अदलिया को भी बेबस करार दिया। उन्होंने मायनी खेज अंदाज में कहा कि वो जो यरगमाल हो चुके हैं वो जब भी हमें कॉल देंगे हमें ताउन के लिए तैयार पाएंगे। उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। हमने ताकतवर को भी इंसाफ के कटहरे में लाना है और हमने जो नाइंसाफी करता है उससे जो है पूछगछ भी करनी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें हमारे वकला का इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि जो ये रहमाल हो चुके हैं वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं और वो जब भी हमें कॉल देंगे तो इंशाअल्लाह वो हमें अपना बाजू जो है वो महसूस करेंगे। अब यहाँ सवाल ये है नाज़रीन के नौजवान वज़ीर आला के लहजे में बढ़ती तलखी और जारहाना पॉलिसी को आने वाले दिनों में किसी मूवमेंट का इब्तदाइया समझा जाए या वो कोई मोमेंटम बना रहे हैं या फिर पीटीआई के उन डाई हार्ट मगर मायूस कारकुनों को मुतवज्जो कर रहे हैं। ऐसा है तो क्या वो इस जारहाना पॉलिसी से इमरान खान को कोई रिलीफ दिला सकेंगे? इन सारे सवालों के साथ हम अपने पैनल के पास जाते हैं और जानते हैं कि वो आने वाले दिनों को कैसा देख रहे हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं जी, स्टूडियो में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म मलिक साहब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 कराची इम्तियाज़ फरहान साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं और सीनियर सहाफ़ी सीनियर एनालिस्ट जुल्फ़कार राहत साहब भी हमारे साथ लाहौर ही से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हामिद खान अल-मशरकी साहब, सर, ये जो सुहेल आफरीदी साहब की जोशीली तकारीर हैं, आप क्या समझते हैं? ये जो जारहाना पॉलिसी है कि आने वाले दिनों में किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक का एक इंट्रो है, ये समझा जाए इसको सर? बहुत शुक्रिया आसमा। मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, जब तक आप किसी मनसब पे नहीं बैठे हैं आपकी सारी तकरीरें जो होती हैं वो सियासी तकरीरें होती हैं, लेकिन जब आप किसी मनसब पे बैठ जाते हैं, चाहे वो वज़ारत आला हो या कोई भी हुकूमती ओहदा हो, तो उसके बाद आपके जो अल्फाज हैं वो उस ओहदे के साथ जो है उनका मानी भी मुख्तलिफ हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक बात है। देखें, आपने अगर महाजराई करनी है, अगर आपने वफाक को चैलेंज करना है और अगर आपने इस तरह की सूरत हाल करनी है तो ये कोई आप ना, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बानी पीटीआई के लिए कोई बेहतरी होगी, ना ही पीटीआई की अपनी जो सियासी जो एक तरह से बका की जंग है बाकी सूबों में उसके लिए बेहतरी होगी, बल्कि अगर इस तरह की महाजराई करेंगे और अभी जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि उन्होंने अदलिया को भी एक इशारे दिए हैं जो कि उनकी तकरीर में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बाकी उस तरह जो बात की है उसके अंदर जो मैसेज जिसको जा रहा है वो मैसेज को कोई अच्छा नहीं लेंगे, ना ही अच्छा लिया जा सकता है। वजह ये है कि देखें, एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो दोहा में, फिर तुर्की में, वहाँ पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से, तालिबान के हवाले से, टीटीपी के हवाले से, केपीके में दहशतगर्दी के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, बट बदकिस्मती से चूंकि बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान के केपीके लगता है तो केपीके में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है और उस सूरत हाल में हमारे जवानों की जानें भी शहादतें हो रही हैं, सिविलियन शहादतें हो रही हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ये समझते हैं कि इन तकारीर से वो किसी को दबाव में ले आएंगे तो मेरा ख्याल है ये गलती है। इसके अंदर देखें, अब मौजूदा सूरत हाल में मैं आपको ख़बर भी दे दूं कि इस वक्त जो केपीके की इंतज़ामिया है उसमें मतलब ऑब्वियसली सेक्रेटरीज शामिल हैं, चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं, आईजी हैं, डिफरेंट, वो भी बड़ी गुमगू सिचुएशन का शिकार हैं। वो भी एक तरह से उनको भी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है जहाँ पर उनको ये समझ नहीं आ रही है कि वो आइंदा आगे चलकर किस तरह के ऑर्डर्स मान पाएंगे, किस तरह के ऑर्डर्स नहीं मान पाएंगे।
देखिए, एवरीथिंग हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। आइन और कानून के दायरे में रहकर आपने वजारत आला का मनसब चलाना है। आपने सियासी तकारीर तो कर सकते हैं, लेकिन आप सियासी तकारीर बतौर वजीर आला नहीं कर सकते। एक और आपको बात बताता चलूं, वो ये कि इस सारी सूरत हाल में ये जो अली अमीन गंडापुर का बयान है, या जो PTI में मुख्तलिफ जो समझते हैं कि इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन की सियासत नहीं करनी, वो ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि क्या PTI इस सूरत हाल में गवर्नर राज की तरफ ले जाएगी सूबे को? क्योंकि देखें, वन थिंग इज वेरी क्लियर, वो ये है कि रियासत जो है वो किसी भी हालत में इस वक्त दहशतगर्दी पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी, इस वक्त सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज। ठीक है, दहशतगर्दी और सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो इसी को लेकर आज उन्होंने शिकवा भी किया है। आजम मलिक साहब, कहना सुहेल आफरीदी साहब का ये है कि दोहा मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसे एतमाद में लिया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये मुतालिबा भी किया है कि जो लोग मुज़ाकरात कामयाब बना सकते हैं उन्हें कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। बताइएगा आजम साहब, ये कौन लोग हैं जो मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं? किन की तरफ इशारा कर रहे हैं सुहेल साहब? जी आसमा, बहुत शुक्रिया। देखें, सुहेल अफरीदी साहब के जो इब्तिदाई बयानात से ये तासर मिला है आसमा कि वो मरकज़ के मुकाबले में एक मजबूत सूबाई मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं। उन्होंने अमन और अमान के मसले पर उन्होंने कहा है कि KP को अकेला ना छोड़ा जाए, वफाक को सूबे में एतमाद लेकर अफ़गान पॉलिसी समेत अहम कौमी मामलात में KP को शमूलियत देनी चाहिए। तो उनका जो दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, उसके ऊपर भी उनका ये कहना था, चूँकि वो स्टेक होल्डर हैं, उनका सूबा बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है, ड्यूडल लाइन के पास, तो इसलिए उनके साथ भी मुशावरत होती तो ये ज्यादा बेहतर होता कि वो अपना KP का एक मौक़िफ़ जो था वो वहां पर पेश करते। देखिए आसमा, उनके बयानात जो है, ये तो एक जाहिर है उन्होंने एक बयान दिया है। देखिए आसमा, उनके बयानात जो है वो एक सख्त लहजा और मरकज से शिकवा जो है ना उनके बयानात से झलकता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सियासी कारकुन जो है KP के अंदर, उनको एक नया हौसला भी मिला है और ये उनके लिए एक मौका भी है कि सूबाई सतह पर अपनी हुकूमत को अवामी तौसर में बेहतर करें और मुस्तहकम करें और वफाक के मौक़िफ़ को मज़ीद जो है वो उसके ऊपर दबाव डालें। लेकिन आसमा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर सुहेल अफरीदी का यही अंदाज रहा और अमली इक़दामात ना हुए तो ये सिलसिला सिर्फ बयानात तक महदूद होकर रह जाएगा और मरकज़ से जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद तनाव पैदा हो सकता है। आसमा, ये भी है, अभी इसकी अगर हम एक कोर इश्यूज के ऊपर बात करें आसमा, तो सुहेल अफरीदी के जो बयानात हैं वो कानूनी या अदालती रिलीफ हासिल करने की कोशिश नहीं है, ये आप समझे जरा बड़े गौर से, बल्कि उनके जो बयानात हैं, मेरा ख्याल है कि वो और मुझसे बहुत सारे दीगर जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये समझते हैं कि उनके जो बयानात हैं वो सियासी पोजीशन मजबूत करने की एक हिकमत अमली है। वो अपने रहनुमा इमरान खान के बयानिए को सूबाई सतह पर जिंदा रखना चाहते हैं और अवाम में ये तो इससे बानी को कोई फायदा हो रहा होगा? आपको लगता है कि वो इस हिकमत अमली से बानी की रिहाई में कुछ मददगार साबित हो सकेंगे आजम साहब? असमा, यही बात हम कर रहे हैं कि वो अपने जो रहनुमा है इमरान खान, उनके बयानिए को सूबाई सतह पर जिंदा रखना चाहते हैं और अवाम में ये तासुर देना चाहते हैं कि KP अब एक कमजोर सूबा नहीं बल्कि अपनी तरजीहात तय करने वाला एक सियासी इकाई बन चुका है। ताहम उनकी कामयाबी का दारोमदार आसमा जो बात आपने की है कि वो क्या होगा, वो इस बात पर होगा, सिंपल सा एक असूल है कि सूबाई फंड्स के जो हसूल हैं, अमनो अमान के क़याम और अवामी खिदमात के निज़ाम में कितनी अमली पेशरफ्त वो दिखा पाते हैं। उनके बयानात से ये तासर मजबूत हो रहा है कि तहरीक इंसाफ मरकज के दबाव के बावजूद अपनी सूबाई हुकूमत को एक सियासी मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जहां बयानात का मकसद न सिर्फ अवामी हमदर्दी हासिल करना है आसमा, बल्कि वफाकी सतह पर सियासी दबाव को बढ़ाना भी मकसूद है। जी ठीक हो गया। इम्तियाज़ फरहान साहब, अभी जैसे मैंने अलमशरकी साहब से कहा कि अदलिया को यरगमाल उन्होंने करार दिया सुहेल आफरीदी साहब ने, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि PTI मुकदमात के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। इम्तियाज़ साहब, तोशाखाना केस को ले लीजिए, वहाँ जल्द समातों पर वो जुलाई 2023 में एतराज़ उठाती हुई दिखाई दी, वकला में ये कहते हुए दिखाई दिए कि जी उन्हें तो तैयारी का मौका ही नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जब अदालतें अलीमा खान को तलब करती हैं कि वो हाजिर हों ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके और फैसला हो सके, लेकिन वो आती ही नहीं है, यहाँ तक कि अदम हाजिरी पर उनकी जो जायदाद है उसकी कुर्की का हुक्म दे दिया जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी अलकादिर ट्रस्ट पर जल्द समातों का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी कन्फ्यूजन जो है ये क्या जाहिर करती है PTI के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, बिलावल को भी, सबको भी,
ये कौन सी अदलिया को आजाद समझते हैं? गुड टू सी यू वालों को, अताउल्लाह बंदियाल को, कि जो फैसला करने के बाद कहे कि शायद ये मेरा फैसला उन तक नहीं पहुंच सका था। और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मर्तबा किसी मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पे पुलिस रेस्ट हाउस के अंदर रखा हो, उसके बाद 9 मई का वाकया हुआ हो और वो रोड से 200 फीट के फासले पर वो रेस्ट हाउस हो, जहाँ की मनसूबाबंदी हो कि भाई यहाँ से निकाल के 2-2.5 हजार लोग हमला करेंगे राह करवा के, और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया पे तकरीर होगी टर्की की तरह, या साकिब निसार जैसा कि जो डैम बनाने वाले बाबा हैं उनकी तरह की अदलिया चाहिए। किस किस्म की अदलिया चाहिए? अभी तो बहुत सारे रिलीफ मिले, सारी चीजें मिली है, यानी अगर रिलीफ मिलेगा तो वो आजाद अदलिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फाइज ईसा जिसको ये बेइज्जत करते हैं, अगर काजी फाइज ईसा नहीं होते तो मैं समझता हूँ 2023 के इलेक्शन भी नहीं होते। वो वाहिद शख्स थे कि जिन्होंने एक्शन लिया और एनी हाउ उन्होंने ये जनरल इलेक्शन मुनक्किद करवाए, और जिसकी वजह से आज ये मैंडेट का रोना रोते हैं या मैंडेट के दावेदार बनते हैं कि हम सबसे बड़ी जमात है। अगर नहीं होते इलेक्शन तो नहीं होते। तो अब ये तय करना चाहिए उन्हें कि आया आजाद अदलिया कौन सी होगी और कैसे। और लेकिन मैं इसको नहीं समझता। देखे, अगर हम पीपल्स पार्टी के लिए बात करते हैं कि वो सिंध तक महदूद हो गई, नवाज शरीफ पंजाब तक महदूद हो गए, मुस्लिम लीग नून, तो अब इस बात को भी हमें बात करनी चाहिए कि पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो गई है, अदरवाइज वो कहीं भी नजर नहीं आती। और उनके ना उहदेदार हैं, ना उनके कोई एक्टिविस्ट हैं, ना कोई उधर सारे नजर आते हैं। और दूसरी बात ये, मैं आजम भाई से बहुत इंतहाई माजरत के साथ, क्यों होना चाहिए एक सूबे की नुमाइंदगी? क्या जब 50,000 दहशतगर्दों को वापस लाया जा रहा था पाकिस्तान, तो वफाकी हुकूमत पीटीआई की ने पूछा था खैबर पख्तूनख्वा से? या जब आरिफ अलवी राय दे रहे थे एपीएस के वाक़े के जो बच्चों को शहीद किया था जिन्होंने, उनको आम माफी दे रहे थे, तो क्या उस वक्त सूबे से पूछा गया था कि जनाब आप आइए हमसे राज? जबकि तो उन्हीं की हुकूमत थी, किसी और की हुकूमत भी नहीं थी उसके वहां पर। देखिए ये स्टाइल है। हम यहाँ पर देखते थे जब एमक्यूएम थी, एमक्यूएम का मामला था, तो जब थे उनका हर बंदा इसी तरह बोलता था, मिनिस्टर हो वो भी, गवर्नर हो वो भी ऐसी। तो ये कोई लहजा नया नहीं है। अली अमीन गंडापुर को जब आप देखेंगे ना, जब उनका नॉमिनेशन हुआ था तो जट द खड़ाक फिल्म बनने लगी थी, और उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह करते थे, और पता नहीं क्या कुछ किया करते थे, क्या कुछ कहा करते थे। जब जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा का सदर नॉमिनेट किया और बनाया गया कि जनाब चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये सदर होंगे, तो हमने आपने बहुत सारे मीडिया पे तबसरे हुए कि जनाब हो तो बस रोलई पे जाना है और ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। ये एक लहजा है, सुहेल आफरीदी का भी लहजा है। जमात इस्लामी की आप तकरीर सुन लें, अमीर मौज़म से लेके नीचे तक आपको एक ही लहजा मिलेगा। आप नून की तकरीर सुन ले, एक ही लहजा मिलेगा। पीपल्स पार्टी की सुन ले, एक ही लहजा मिलेगा। पीटीआई की आप सुनेंगे, उनका यही लहजा होगा। आप उनसे अच्छी, अगर उनसे आप कोई अच्छी कोई हदीस वाली बातें भी करेंगे ना, तो इतने जाहराना अंदाज में बात करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि एक जान बचाने वाली भी वो है कि जनाब, ताकि हम ये कह सकें अवाम का काम ना हो, और हम ये कह सकें कि जनाब हमें तो काम ही नहीं हुआ। हालांकि ये खुद अब जो दोहा कतर में कहते हैं कि जनाब हमारा हिस्सा होना चाहिए या हमसे पूछा जाए, सारी बातें होनी चाहिए, तो वो जो कल जुल्फकार रात भाई बात कर रहे थे, ठीक है इम्तियाज साहब, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं दहशतगर्दी को लेकर, या इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, हमसे पूछा क्यों नहीं गया, गिले शिकवे भी हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो होनी चाहिए है जुल्फकार राहत साहब, वो है कि गवर्नेंस पे भी तवज्जो दी जाए। सुहेल आफरीदी साहब आए हैं तो बड़े सारे लोगों ने उनसे बड़ी सारी उम्मीदें भी जोड़ ली होंगी, खासतौर पर केपी के लोगों ने। तो क्या वजह है कि नए वजीर आला जो हैं उस जानिब मुतवज्जे नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल ही उनका उस तरफ ध्यान नहीं है, और सारे मामलात जो हैं, इल्ज़ामात का, अदलिया के बारे में उन्होंने क्या बयान दिया, इस्तांबुल मुज़ाकरात को क्या लेकर दिया, बस यही की सारी चीज़ें हमें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए आसमा, पीटीआई बिल्कुल एक खुदकुशी के सफर पर गामजन है, और बदकिस्मती देखिए कि नए चीफ मिनिस्टर तशरीफ लाए हैं और वो मैसेज दे रहे हैं। किसको मैसेज दे रहे हैं? कभी DGISPR को चैलेंज कर रहे हैं, कभी रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। यानी सबकी तहकीर कर रहे हैं, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं, और एक हवाई फायरिंग कर रहे हैं, जो पीटीआई का एक तरीका वारदात है, तरीका और स्टाइल है। इसके नतीजे में हो क्या रहा है? बुनियादी तौर पर वो मैसेज दे रहे हैं, जहां भी दे रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बुनियादी तौर पे जो पीटीआई के अंदर एक कल्ट पैदा हो गया है वर्कर्स का और सोशल मीडिया का, उसके अताब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के जो सीजन्ड लीडर्स हैं वो सारे के सारे बेचारे इज्जत बचा रहे हैं, जिसमें गोहर अली खान है, जिसमें
जो असद कैसर साहब हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, वो सारे के सारे बेचारे इज्जत बचाओ प्रोग्राम के तहत वो कोई जेर जमीन चला गया है, कुछ साइड पे बेचारा बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल लो प्रोफाइल चला गया। चूंकि होता ये है कि जो सोशल मीडिया का एक पूरा कल्ट बन गया है, जो वर्कर्स हैं मुश्तिल है, जाहिर है बहुत ज्यादा, वो उनकी मर्जी की कोई जो लीडर बात नहीं करता, अगले दिन उसकी बैशिंग शुरू हो जाती है। अली अमीन गंडापुर ने अगर कोई समझाने की बात की, कोई रियासती स्ट्रक्चर को समझने के बाद इनको समझाने की बात की, तो सबने उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट दे दिए। इसी तरह अली मोहम्मद खान जैसा शख्स जिस पे ये सारे वर्कर फरेफ्ता थे, जब उसने कोई दरमियान की बात की, कुरासा निकालने की बात की, सारों ने कहा ये गद्दार बन गया। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट एक सेकंड में बांटते हैं। तो ये मौजूदा जो वजीर आला है, जो मुराद सईद के ज़ाहिर दोस्त हैं, जवान भी हैं, और वो उस नैरेटिव को, जिसको आजम भाई ने कहा कि वो इमरान खान के नैरेटिव को जिंदा रखना चाहते हैं, ये इमरान खान को जिंदा नहीं रखना चाहते। नहीं, तो जिन लोगों तक ये नैरेटिव वो लेकर जाना चाह रहे हैं, वो तो केपी के अवाम है ना, जो बहुत ये नैरेटिव को तो जिंदा रखना चाह रहे हैं, लेकिन काश तो उस अवाम के लिए कर कुछ नहीं रहे ना, ये उसको भी जिंदा रखने और उसको बाहर रखने की ख्वाहिश करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इशू पता है क्या है, बहुत सारे लोगों का इशू ये है कि इमरान खान जेल में है, वो चौधरी बने हुए बाहर। ऐसे लोग मैं जानता हूँ, मैं नाम अब किस किस का लूं, कि जिसको कोई हवालदार मुंह ना लगाए, वो टॉप के लोगों के साथ बैठ के टी ब्रेकें कर रहे हैं। आजम साहब कुछ कह रहे हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है जी। आजम साहब, नहीं, मैं आसमा सिर्फ जुल्फकार साहब को एक पॉइंट देना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको और मुझे पता है कौन कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना आए, उनका मंजन वो बाहर ना आए। अच्छा, वो रहे, उनकी चुदाहट बनी हुई है, यूट्यूबर की दाढ़ियां लग रही हैं, वकील अरबपति हो गए हैं, लीडर कोई बेचारा जो C क्लास था वो A क्लास में जाके बैठा हुआ है। अब सारी सिचुएशन में खान अंदर बैठा हुआ है, पार्टी तितर बितर हो रही है, और ये सफर तो फिर ऐसे में किरदार कौन अदा कर सकता है? क्योंकि अलीमा बीबी तो खुद ये कह चुकी है कि बहुत सारे लोग बेनिफिशियरी हैं मेरे भाई के जेल के अंदर होने की वजह से, बहुत सारे लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं। तो किरदार कौन अदा कर सकता है फिर इसमें? आजम मलिक साहब आप बता सकते हैं। जो सफर पे रवाना है आसमा, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई फायदा होगा। पार्टी की तबाही और बर्बादी होगी। वो कहते हैं ना, कोई शहर के लोग भी जालिम सुन, कोई सानू मरंदा शौक भी। ठीक हो गया जुल्फकार साहब। सहेल अफरीदी साहब को विजडम का मुजाहरा करने की बजाय सिर्फ हवाई फायरिंग करके अपने वर्कर्स को और सोशल मीडिया को खुश कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई में कोई मदद बनने वाली नहीं है। आजम साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, फिर एक थोड़ा सा इस पर हम जानना चाहेंगे, राय लेना चाहेंगे इम्तियाज साहब की भी और अलमशीदी साहब की भी। जी आसमा, बिल्कुल ऐसा ही है। कमोबेश एक चीज तो तय होगी कि हम 5 लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो एक चीज पर मुत्तफिक हो गए, और वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के अंदर जो उसकी गवर्नमेंट है, हालिया बयानात के बाद ये तासुर मिलता है कि वो अवामी खिदमत के मंसूबे, अमनो अमान और सूबे के अंदर जो मसाइल हैं, ये उनकी तरजीह बिल्कुल नहीं है। चूंकि जो मुसलसल जो उनके बयानात हैं, उससे ये तासुर मिलता है कि वो खास नैरेटिव को जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि वो मुल्क भर के अंदर केपी की एग्जांपल रखें कि उन्होंने इमरान खान के नैरेटिव को जिंदा रखा है। अदरवाइज क्योंकि विजडम नहीं है ना आसमा, आखिरी बात ये है कि अगर विजडम होता तो आप अपनी कैबिनेट में या जब भी ये बनाएंगे तो आप ऐसे लोग रखें जो सूबे की वेलफेयर के लिए काम करें। आप देख लीजिए कैबिनेट भी ऐसी होगी, बिल्कुल आग के ऊपर फ्राई होती हुई। ये जो आज उन्होंने इम्तियाज फरहान साहब कहा है कि जो लोग यरगमाल हैं, अगर उन्होंने हमें मदद के लिए पुकारा तो हम हाजिर हैं, आपको नहीं लगता कि उन्होंने बड़ा एक खुला वाज़ेह मैसेज दिया है? इसका कोई जवाब पॉजिटिव नेगेटिव आपको लगता है केसेस के कुछ फैसलों की सूरत में आ सकता है? जस्ट आस्किंग। देखिए आसमा, ये फिर बताएं कि कौन ये यरगमाल हैं, किसको ये कहना चाह रहे हैं, पॉलिटिशियन को कहना चाह रहे हैं, जुडिशरी को कहना चाह रहे हैं, फिर हिम्मत करें ना, फिर बताएं कि भाई किनको, या अपने आप को कहना चाह रहे हैं कि जो यरगमाल है वो अगर हमें आवाज दें तो साथ पाएंगे। तो वो तो आपको ओपन कर चुके हैं, सारी चीजें की हैं। बस आप ये जो अफगान तालिबान से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, उसके हर 2 सूरतों में कोई भी फैसला सामने आने दें, फिर आपको लगेगा कि केपीके के अंदर होना क्या है और किस तरह बात आगे बढ़नी है और किस तरह से मामलात होने हैं। वो सारा भी डिपेंड कर रहा है उसको अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात है उसके ऊपर। देखिए, उसकी वजह से साइलेंट पोजीशन में गए। सबने कहा जी, बुलावल ने कहा कि जनाब मुराद अली शाह से जांच दें, और ये गवर्नर से कहा कि चाहे जी आप अपना काम करें। तो बात वही है जो आजम मलिक साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट की तरफ जाए। सारी ये सोनामी ट्री के ऊपर, कोहिस्तान स्कैंडल पर,
गुड गवर्नेंस ना होने पर सब ये पर्दा डाल चलिए रहे हैं। हामिद साहब और से ये पूछ लेते हैं। हमारा हामिद स्टेट जो है साहब ना, डेवलपमेंट की तरफ स्टेट नहीं जाते और हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन के लिए सोहेल आफरीदी देख के- साहब सिर्फ बयानात तक रुके हुए हैं। कब तक केपी के अवाम उनकी इस चीज में फंसे रहेंगे, स्टक रहेंगे, फैसला देखिए नहीं कर अस्मा, पाएंगे? जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा था कि अगर पीटीआई ने एहतजाज करना है तो एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप जो हुकूमती वज़रा हैं और हुकूमत जो है वो अपने अमूर निपटाए और अपनी एक एहतजाज के या सियासत की एक अलहदा टीम बना दें। जिस तरह कोशिश की गई जुनैद अकबर साहब को आगे ला के और उसके साथ उन्होंने कोशिश की, क्योंकि देखें एक बात समझें कि पीटीआई की हुकूमत जो है उसका काम है कि वो डिलीवर करे। अवाम ने उनको वोट एहतजाजी तहरीक के लिए नहीं दिया, अवाम ने उनको वोट जो है वो सूबे की भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए वेलफेयर दिया, के लिए दिया है। अगर वो सूबे पर तवज्जो नहीं देंगे तो उनके हाथ से सूबा भी जाएगा, सियासत भी जाएगी। अगर उन्होंने एहतजाज करना है, कोई तहरीक चलानी है, तो वो गवर्नमेंट से हटकर जो पार्टी ओहदेदारान है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसके हिसाब से चलाएं। ना तो सूबे के वसाइल इस्तेमाल होने चाहिए, ना ही सूबे की हुकूमत को इस तरह किसी एहतजाजी तरीका का हिस्सा बनना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये बेसिकली आइन से भी कॉन्फ्लिक्ट करता है, ये हुकूमत की जिम्मेदारियों से भी कॉन्फ्लिक्ट करता है, ये अवाम के हकूक से भी कॉन्फ्लिक्ट करता है। ये एक सादी सी बात है। सुहेल आफरीदी अगर वजीर आला बन गए हैं तो फिर उनको वजीर आला बनकर अक्रॉस द बोर्ड सबकी खिदमत करनी होगी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। ठीक हो गया जी, प्रोविंस के लिए, सूबे के अवाम के लिए कुछ करना होगा, वरना ये चीज़ जो है ज़्यादा टाइम चल नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ गवर्नेंस को लेकर जो इश्यूज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा बात होने लगी है। लेकिन पीटीआई के रहनुमा खासतौर पर सुहेल आफरीदी जो है हमें अभी तक वही बात करते हुए दिखाई देते हैं जिससे इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूती पकड़ सके। लेकिन बहुत सारे लोग बेनिफिशरीज़ भी हैं। अलीमा खान खुद कह चुकी हैं जब तक इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं, वो लोग जो हैं वो बाहर बड़े रहनुमा जो हैं वो बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ। इस बात को पार्टी के बहुत सारी खासतौर पर अलीमा खान साहिबा जो उनकी तरफ से समझा जा रहा है। बट लेट्स सी इस पर क्या होता है, आपको अपडेटेड रखेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। बात करेंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती की, जिस पर पीटीआई कौम परस्त रहनुमा महमूद खान अचकजई को लाना चाहती है। और इस हवाले से बज़ाहिर कुछ मुश्किल दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन अब एक मुश्किल सर उठाने लगी है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान होने वाली मुलाकात को इस अहम जिम्मेदारी से नाज़रीन लिंक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। बज़ाहिर दोनों जमातें इससे इनकारी हैं, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से बाहर आने वाली इत्तलात बताती हैं कि महमूद खान अचकजई साहब आसानी से अपोजिशन लीडर नहीं बन सकेंगे। तो क्या जेयूआई और पीपल्स पार्टी में कोई अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है? अगर ऐसा है तो क्या इस पर इक़्तिदार के साथ खड़ी होने वाली पीपी किस तरह से अपोजिशन लीडर के चुनाव में हिस्सा डाल सकती है? क्या इससे कोई कानूनी पेचीदगी, कोई मज़ामत नहीं होगी? और हुकूमत इस पर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ क्यों कर शाकी दिखाई देती है? ये सारी बातें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। जुल्फ़िकार राज साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये बताइएगा कि बिलावल जो है मौलाना से मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या 74 अरकान कौमी असम्बली के अगर दस्तखत करते हैं तो उसके साथ महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर हो सकेंगे, आसानी से हो सकेंगे? क्योंकि इस मुलाकात के बाद तो लगता है कि सिचुएशन जो है वो पलट सकती है। जी बिल्कुल, आसमा आपने सही निशानदेही की। ये बेसिकली इसी बात का जोड़ तोड़ हो रहा है और फजलुर रहमान साहब की असद ज़रदारी साहब से एक दरीना ताल्लुक है, मुनासम है, उनकी जाती दोस्ती है उनसे। तो जब भी पीपल्स पार्टी को कभी जरूरत पड़ती है और जब भी वो कभी फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे जाते हैं, उनको वो मायूस नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में भी फजलुर रहमान साहब अपना वजन जो है वो पीटीआई की बजाय बिलावल साहब के पलड़े में डालेंगे। और ये देखें कितनी तरीके से गवर्नमेंट ने यानी हुकूमती पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने ये सारे मामले को किया कि वो गवर्नमेंट भी उनके पास है, अब अपोजिशन भी उनके पास होगी और ये सारे हाउस को किस तरह से वो चलाएंगे। तो ये बेसिकली पीटीआई का एक बहुत बड़ा इसमें गलत फैसला था उस वक्त भी, जब पहले वो असम्बलियों से बाहर निकल गए थे, और अब भी गलत फैसला है कि वो लोगों को साथ लेके चलने की बजाय वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो अभी भी पीटीआई ये फैसले कर सकती थी। और सियासत के अंदर बेसिकली होता यह है कि आपने एक स्पेस, कोई अगर आपको स्पेस देता है तो उस स्पेस को फिल करना होता है। अभी कई दफा कई मराहल ऐसे आए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कई दफा छोटे छोटे मामला पैदा हुए। तो पीटीआई अगर
अगर उसकी कोई टीम होती, पॉलिटिकल टीम होती, तो वो स्पेस फिल कर सकती थी, उसको मनोवर करके अपनी स्पेस बना सकती थी। पहले भी यही हुआ था कि पीटीआई ने थोड़ी नालायकी की, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने वो स्पेस ले ली और ये जेल में चले गए और वो गवर्नमेंट में चले गए, वरना तो वो सारे लोग जेलों में थे। तो अभी भी पीटीआई आइसोलेशन की सियासत कर रही है, वो जिद्दी बच्चे वाली सियासत कर रही है। अगर वो अपनी स्पेस नहीं लेंगे तो उनको स्पेस कोई नहीं देगा। जिस तरह पीटीआई मज़ामती सफर के ऊपर रवाना है, इसका नतीजे में पहले आप मुझे बताएं कि ना इसका मुल्क को फायदा हुआ, ना पीटीआई को फायदा हुआ, ना बानी पीटीआई को फायदा हुआ, किसी को इसका फायदा नहीं हुआ। 25 नवंबर देख लें, 25 मई देख लें, 9 मई देख लें, उसके नतीजे में कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने घर टूटे, कितना बिलियंस रुपए का नुकसान हुआ लोगों का, लोग मरे। तो आप अभी ये समझ रहे हैं कि ओपोजिशन लीडर के मामले में भी नुकसान उठा सकती है पीटीआई? मुझे लगता है कि जो उनकी सियासत जिस स्टाइल में जो आइसोलेशन में है वो, और जिस सोलो फ्लाइट के ऊपर वो हमेशा सियासत उनकी बेस करती है, वो कभी किसी को साथ लेके चलना पसंद ही नहीं करते। और यही मसला बानी पीटीआई का था कि जब सारे लोग कहते हैं कि जी आप हमारे साथ बैठे हैं, जब भी नेशनल इश्यूज होते हैं, आपको याद होगा कि फलस्तीन के इशू पे कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। कश्मीर का इशू होता है, ये साइड पे बैठ जाते हैं। यौम पाकिस्तान नेशनल होता है, सिक्योरिटी को लेकर जो बात हो रही तो होती है, सब बैठते हैं तब नहीं उसमें शिरकत करते, मना कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब सियासत के अंदर दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं अगेन कहूंगा कि पीटीआई की जो ऐसी टीम है जिसका कोई विजडम है, जो ग्राउंड रियलिटी को समझती है, जो चीजों को आगे लेके चल सकती है, जो बाकी पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके कुछ स्पेस पैदा कर सकती है, कुछ अलाइज बना सकती है अपने साथ। यानी अपोजिशन का तो मेन जबरदस्त तरीका ठीक हो गया, लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और न ही हमें पीटीआई के अंदर कोई ऐसी शख्सियत अभी तक दिखाई दे रही है। सुहेल आफरीदी भी आए तो वो किस बेस पर आए हैं? जारहाना पॉलिसी को मजीद तकवीयत उन्होंने दी है और जाहिर है कि कहा जा रहा था कि उन्हें लाया ही इसलिए जा रहा है। तो अभी तक तो किसी मफाहमत की तरफ आती हुई पीटीआई दिखाई नहीं देती है। चलें दोबारा से आजम मलिक साहब, पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ की बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन लीडर के हवाले से अगर मुफाहमत होती है, होगी नहीं होगी, ये भी बता दीजिएगा, किस बुनियाद पर हो रही होगी? कहा जाता है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि वो जब भी किसी से कोई बात करते हैं तो एक हाथ दे एक हाथ लेके उस पर करते हैं। तो क्या बार्गेनिंग हो रही होगी या क्या बार्गेनिंग हो सकती है आपकी तरफ? आसमा, मुझे जब आप बात कर रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये किस किस्म की, आपने कहा ना कि क्या असूल होगा इसका। देखिए, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर जो जारी कशमकश है, दरअसल पाकिस्तान की कमजोर पार्लिमानी सियासत, जमाती इंतशार और मफदाती इत्तेहादों की वाज़ेह मिसाल है। महमूद अशरफजई को तहरीक इंसाफ की तरफ से जब अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था तो ज़ाहिर ये एक सियासी चाल थी आसमा। मकसद ये था कि अब पार्टी अब भी पार्लिमान के अंदर फाल और मुतहद है, क्योंकि उनके अक्सर जो कारकुन हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं वो नाअहली भुगत रहे हैं, दबाव में हैं या खामोशी के बायस गैर मौसर हो चुके हैं। देखिए आसमा, सबसे अहम बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुलाकात है, ये महज एक सियासी मश्क नहीं है, बल्कि इक़्तिदार के बाद अपोजिशन स्पेस पर कब्जे की एक नई दौड़ है। पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत का हिस्सा आपको पता है, लेकिन वो अपोजिशन का किरदार भी मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ को देने पर आमादा नहीं। जेयूआईएफ भी इसी मखमसे में है कि हुकूमती कुर्बत को छोड़कर अपोजिशन का झंडा थामे या नहीं। असल में आसमा, वन पॉइंट एजेंडा अगर हम इसको डिस्कस कर लें तो वो ये है, ये तमाम जमातें जो हैं दरअसल पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर के ओहदे को असूली नहीं समझती, ये अलामती और मफदाती पोजीशन देकर उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर रही हैं। कोई भी जमात अपोजिशन को बतौर इदारा मुस्तहकम करने में दिलचस्पी नहीं रखती आसमा, बल्कि इस ओहदे को मीडिया और सियासी असर रसूख के हसूल का जरिया बनाया जा रहा है। आपको याद होगा जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तो आपको याद है ना, राजा रियाज साहब जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे और उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर ली और फ्लोर क्रॉसिंग करके वो अपोजिशन लीडर बन गए और फिर उसी अपोजिशन लीडर ने और फिर उसी गवर्नमेंट ने मिलकर एक नया प्राइम मिनिस्टर चूज किया था।
तो अपोजिशन का जो ओहदा है, मेरा जाती ख्याल ये है कि चकजई साहब एक मुनासिब नाम थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो जारी कशमकश है, जो उनके अपने लड़ाई झगड़े हैं किसी भी एक ओहदे को लेकर, जैसे जुल्फिकार राहत साहब ने इससे पहले कहा कि सोशल मीडिया के अंदर एक कल्ट है, एक ऐसी डिबेट है, इनको समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ के साथ कौन है और मुखालिफ कौन है। ये सबको एक ही तल्ले में, एक ही तराजू के ऊपर तोलते हैं, और वो तराजू ये है कि अगर आप इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो ये सारी दुनिया आपके साथ है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर सब गद्दार हैं, सब गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर का ओहदा है, मैंने जैसे पहले कहा कि ये अब मुफादाती जो है वो पोजीशन ले चुका है। तो अगर JUI, फे और पीपल्स पार्टी मिलकर अपोजिशन लीडर बनाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है आगे आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट के अंदर होगा, उन्हीं गवर्नमेंट भी उनकी, अपोजिशन भी उनकी, अल्लाह खैर सल्ला। ठीक हो गया। अच्छा, PTI के हवाले से हमने बात कर ली, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी साहब, PP हम जानते हैं हुकूमती सपोर्टर है, क्या वो अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त कर सकती है? और ये भी बता दीजिएगा कि खुफिया राय शुमारी का ऑप्शन 2 से ज़ायद उम्मीदवारों के होते हुए मौजूद है ना? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली पीपल्स पार्टी कोई नॉमिनेट करेगी अपोजिशन लीडर को, बल्कि वही बात है कि अगर तो इनकी मौलाना फजलुर रहमान से कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर वो वही एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है फ्रेंडली अपोजिशन आ जाएगी, और वो मौलाना फजलुर रहमान यानी JUI की तरफ से ही कोई नाम भी आएगा और उन्हीं की तरफ से कोई रिक्वेजिशन आएगी कि जी अपोजिशन लीडर के लिए हमारे नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये वही सूरत हाल हो जाएगी, बिल्कुल जैसे अभी आज़म साहब ने कहा कि वो जो राजा रियाज के वक्त जो PTI को आउट नंबर कर दिया गया और उसके बाद अपने आप ने अपोजिशन लीडर ले आए। लेकिन इसके अंदर आप दो चीज़ें समझें जो मैं हैरान भी होता हूँ और सोचता हूँ कि हमारे सियासतदान, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन भी नहीं बर्दाश्त करना चाहते, जो एक मुस्बत तनकीद करती है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सूरत हाल रही तो मुमकिन तौर पर शायद हम आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी आइनी तरमीम भी देखें जिसके अंदर इनके जो नंबर्स भी हैं वो भी पूरे हों, अपोजिशन की तरफ से शोर शराबा भी ना हो, वावेला भी ना मचाया जाए, और PTI अपनी गलतियों की वजह से बिल्कुल कॉर्नर होगी। इसके अंदर जो एक अहम पॉइंट मेरा ख्याल है हम एक पॉइंट बड़ा मिस कर रहे हैं अस्मा, वो ये है कि PTI का जो डिसीजन मेकिंग में जो डिले है, जो टाइम देखें, उमर अयूब नाअहल हुए, PTI की कोई पॉलिसी नहीं थी, PTI से मखसूस नशिस्तें गई, उसके बाद जो वो भी उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। वो असल में वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होने दी जाती, तो पॉलिसी जो है वो जेल से लेके आते हैं। अगर चेयरमैन गौहर अली खान हैं तो बहरहाल उनको कुछ ना कुछ इख्तियार इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ये समझेंगे कि हर चीज़ ही बानी PTI से ही चलानी है तो फिर खुदारा जो असम्बली बिजनेस है, जैसे कि बहुत सारे मामलात होते हैं, उनको आपने बहरहाल चलाना होता है, वरना फिर इसी तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है। और जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो बिल्कुल, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो लाजमी कोशिश करेगी कि उसके अंदर भी अपनी स्पेस पैदा करे, अपनी जगह पैदा करे। और आप जानती हैं कि बहरहाल जरदारी साहब जो हैं वो जोड़ तोड़ की सियासत के, मेरा ख्याल है उनसे बड़ा माहिर तो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आया। तो ऐसे है। PP पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो एक सवाल तो ये भी है कि वफाकी हुकूमत से जरा फासले पर दिखाई देने वाली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये सब कुछ क्यों झेलेगी, उसका क्या मकसद हो सकता है, उसको इसमें क्या हासिल वसूल है? देखिए, सियासत में हर चीज मुमकिनात में होती है और इसी तरह पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स इसी तरह होती है। जब PTI का दौर था तो क्या अपोजिशन लीडर को बर्दाश्त करते थे, शहबाज शरीफ हो जाए या कोई और हो जाए, उनसे बात भी नहीं होती थी। ये आइडिया अच्छा है, दोनों जमातों ने जाहिर है कि इस बात से इनकार किया, लेकिन आइडिया सही है क्योंकि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी अपॉइंटमेंट होनी है और दूसरी जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है जिसमें अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग यानी कि लाजिम और मलजूम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उस अपॉइंटमेंट के लिए तो मुमकिन तौर पे उसके लिए ये हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इंतखाबात के बाद ये जो JUI के लोगों से हमारी बात होती है, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान, उनको सिस्टम का बाप कहते हैं उनकी पार्टी के लोग, मगर वो ट्रेप हुए थे और PTI ने उनको पूरी तरह ट्रेप किया, एक सिर्फ उनसे मुज़ाकरात की बात करके। JUI वाले उस पर ये कहते हैं कि नहीं जनाब, वो हमने एक जमहूरी अमल के लिए और हमने कहा कि ये शायद जमहूरी धारे में वापस आ जाए इसलिए किया था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सबसे ज्यादा शिकार हुई थी JUI और इसके लिए उन्होंने इब्तदाई दिन, आपको याद होंगे, उन्होंने कंपेन भी चलाई थी,
लेकिन जब वो पीटीआई से बातचीत शुरू हुई, इमरान खान से बातचीत शुरू हुई, तो वो उसके ऊपर रुक गए, तो वहां ट्रेप हुए। लेकिन अब वो जाहिर है कि उसका अपना रिवीजन एक चाहते हैं कि किसी तरह से मामला को किस तरह से आगे लेके जाए। और कश्मीर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जाहिर है राना सनाउल्लाह की जिस तरह से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है, और फिर 8 से 9 माह के अंदर वहां पे इंतखाबात भी वो हैं। और मेरा अपना ये एक तज्जिया है, उसमें कोई अभी तक तो वो नहीं, लेकिन मैं नवाज शरीफ के बारे में बिल्कुल कंफर्म हूँ कि नवाज शरीफ मिड ट्रम्प की तैयारी है। उनका बार बार फोर्स करते हैं अपनी पार्टी को और अपने ये चाचू शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आली आप मिड ट्रम्प की तरफ जाए, क्योंकि मिड ट्रम्प जो नया फ्रेश जो एक मैंडेट होगा उसके अंदर बहुत फर्क आएगा, ये वो फील करते हैं नवाज शरीफ ठीक की। है। तो अगर ये वाकई जाता है, अपोजिशन लीडर चेंज होता है, और देखिए महमूद खान अचकजई को भी बेइज्जत किया पीटीआई ने, उनको नॉमिनेट भी किया, उनके लिए कोई किसी किस्म की कोशिश नहीं की कि जो आके खड़े हुए, जब उनके साथ इत्तेहादी बने, वो तहरीक तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान लेकर चल रहे बेचारे, जिसका कोई तरीका ही नहीं है और कोई किसी किस्म की बात नहीं है। अगर ये अपॉइंटमेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर हालात मिड टर्म की तरफ जाएंगे, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएंगे। फिर ये केपीके की भी जो एक ब्लैकमेलिंग है या केपीके की तरफ से जो मामला थे, देखिए परवेज खटक ने भी इस्लामाबाद पे हमला किया था, महमूद खान ने भी हमला किया था, वो याद है पूरी सारी लेके आते थे। वहां के पीटीआई के वज़ीर आला का तरीका यही है, उनको ये मैंडेट दिया जाता है, आपने इस्लामाबाद देखिए जो वज़ीर आला का तरीका है, अब वो अपोजिशन लीडर जब इनका नाम सामने आया था अचकजई साहब का, तभी से इतराज होने लगा था। जैसे सुहेल अफरीदी का जब नाम सामने आया तो सबको पता था कि आप एक बार फिर से मज़ाहमत की पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो नाम है अचकजई का, जब ये सामने आया था, भाई अपनी अपनी पूरी पार्टी पर एतमाद नहीं किया, इन पर क्यों किया? इनके बयानात भी सबके सामने किस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानात इनके आ रहे होते हैं, असेंबली फ्लोर से आ रहे होते हैं, बाज़ तकारीर तो इनकी दिखाई भी नहीं जाती हैं। तो किस तरह से इतनी आसानी से इनको पोजीशन लीडर जो है मुंतखब होने दिया जाएगा? और अगर होने दिया जाएगा तो फिर वही सब होगा जिसका बाकी पैनल ने जिक्र किया है। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। वेलकम बैक जी। कुछ बात कर लेते हैं कराची में ट्रैफिक के ई चालान्स की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, आप जानते हैं हमने आपको अपडेट किया था कि गुज़िश्ता रोज़ ही ई टिकटिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया था, और आज खबर आई है कि इस तेज़ धार सिस्टम ने तो महज 6 घंटों में ही 1.25 करोड़ रुपए से ज़ायद के चालान कर दिए, यानी 20 लाख रुपए फ़ी घंटा के हिसाब से चालान हुए हैं कराची में। और सबसे ज़्यादा 1535 चालान जो हैं वो सीट बेल्ट न बांधने पर, जिसके बाद 507 चालान हेलमेट न पहनने पर मोटरसाइकिल सवारों के किए गए हैं। इस बारे में सोशल मीडिया पर शहरी बड़े दिलचस्प तबसरे भी करते हमें नजर आ रहे हैं। एक शहरी ने सवाल उठाया कि किसी भी डंपर या फिर ट्रक का चालान क्यों नहीं हुआ है अभी तक। शहरियों ने सड़कों की हालत ज़ार का भी रोना रहा और सड़कों पर जो स्पीड लिमिट्स के साइंस हैं उनके न होने पर भी एहतजाज किया। इन सारी शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बहरहाल कराची में खुदकार कैमरे चालान करने लगे हैं, लेकिन कुछ सवाल बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो मोटरसाइकिल्स या वो गाड़ियाँ नाज़रीन जो अभी अपने नए मालिकान के नाम पर नहीं हुई हैं, उनका चालान कौन अदा करेगा? उनकी अदायगी कहाँ होगी, कैसे होगी, ये भी नहीं बताया गया है। और फिर शहरियों का सवाल अपनी जगह वजन रखता है कि ई चालान से पहले जो स्पीड लिमिट्स के बोर्ड्स लगाए जाते हैं, नो पार्किंग के बोर्ड्स लगाए जाते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साइंस लगाए जाते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का तो वैसे भी मैं इतना अर्सा कराची में रही हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बोर्ड जो है वो कराची की किसी सड़क पर देखा हो। लेकिन हम अपने पैनल से पूछ लेते हैं कि क्या ई टिकटिंग कुछ कबल वक्त नहीं है, और क्या इससे कराची की ट्रैफिक में सुधार की कोई उम्मीद है? जुल्फ़िकार राहत साहब आप बताइएगा। सर इम्तियाज साहब मैं आपकी तरफ आज आखिर में आऊंगे। बिल्कुल आसमा, मैं 2-3 दिन पहले कराची में था, वहां पे एक साहब गाड़ी चला रहे थे मेरे साथ, मेरे दोस्त है, वो जिस रोड पे भी जाते थे तो मैं उसको कहता था कि यहाँ इशारा नहीं है यार, वो कहता भाईजान तुसी कराची आए हो, लाओ नहीं तुसी कराची हो। और वो धड़ल्ले से गुजर जाता था, लाइट में भी गुजर जाता था, बंद में भी गुजर जाता था और वायलेशन भी करता था। अच्छा, साथ उसने कहा कि अभी चलान यहाँ शुरू होने लगा वगैरह वगैरह। अच्छा, जिस रोड पे भी हम गए हैं, ज्यादा तो फरहान साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हम बहुत सारी रोड्स के ऊपर गए, वहाँ पे जिस एरिया में हम वहाँ पे आउटलेट कुछ खुले, वहाँ पे गए, सड़कों की इतनी बुरी हालत है आसमा, इतनी बुरी हालत है कि अगर आपने चलान करने का आपको शौक है, आपने ई गवर्नेंस पे शिफ्ट होना है, आप डिजिटलाइजेशन के ऊपर जाना है, मेटा की मैनेजमेंट से आप बिलावल साहब आज मिले हैं,
एआई की बातें कर रहे हैं कि किस तरह एआई ऑपरेट करती है, तो मेरा ख्याल है अब तो सेम गवर्नमेंट को सारा ही छोड़ेगी और मरीज के ऊपर चली जाएगी। ये सारी तरक्की अगर कर ही गए हैं आप, तो खुदा के लिए वो सड़कें जिसके ऊपर चलने का चलान आप करते हैं, वो सड़कें तो ठीक कर लें, उनकी हालत तो ठीक कर लें। गटर एक खुलता है और उस गटर में जब तक 25 लोग बेचारे गर्क नहीं होते, उसमें जाते नहीं, अंदर जख्मी नहीं होते, मरते नहीं। तो सर ये तो ट्रैफिक पुलिस का मामला नहीं है ना, उनका मसला तो नहीं है ना सर। नहीं, बुनियादी चीज ये जो सड़क के ऊपर कर रहे हैं, कोई शहरियों को आपने वहां पे फैसिलिटी क्या दी है। दूसरी बात, ये बेसिकली जब रियासत एक तरह से दिवालिया होने के पास जाती है ना मुख्तलिफ जगह पे, वो फिर क्या करते हैं कि सरकारी बैंकों को कहते हैं जी शहरियों को लूटो, इनसे पैसे निकालो, अपनी तनख्वाहें पूरी करो। ठीक है, टाइम जुल्फिकार साहब कम है, प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि जी जल्दी क्लोज करना है। अपनी तनख्वाहें पूरी करें, ट्रैफिक वालों को कहा कि आप अपनी तनख्वाहें पूरी करें, ठीक है, और चलानों से करें। ये लाहौर में भी टारगेट मिलता है। सही हो गया सर जी, आपने इम्तियाज फरहान साहब का नाम ले दिया अपनी गुफ्तगू में, तो मैं उन्हीं की तरफ चली जाती हूँ। वैसे मैंने सोचा था सबसे एंड में इनसे बात करेंगे आज। इम्तियाज साहब ये कह रहे हैं कि पैसे कम थे, माशी बदहाली का शिकार होने लग गए थे, तो इसलिए 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए से ज़ायद के चालान हो गए हैं। तो ये कराची ट्रैफिक पुलिस के माशी मसले तो समझ रहे हैं हम कि इससे हल हो रहे होंगे। ये जो शहरी सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं कि जो सारी मुहिम है ये तो चलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। सड़कों की मैं बात नहीं करती, चले उसके तो ट्रैफिक पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो साइंस होने चाहिए मुख्तलिफ जगहों पर वो भी नहीं है सर। देखिए, जब बिलावल साहब की और मरियम साहिबा की एक कन्फर्टेशन सामने आई थी, तो हम सब पैनलिस्ट ने बात की थी कि इसके बिहाइंड कुछ है, और इश्यूज दूसरे ही निकले थे, फिर बाद में सेटल डाउन हो गया था सारा। और जब कराची में डंपर्स के हादसात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ कि वो खुलेआम मार दिया करते थे, तो उसके बाद फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों के चालान करना शुरू किए। अटेंशन बिल्कुल डाइवर्ट हो गई, हादसात के बजाय ट्रैफिक पुलिस के अगेंस्ट आ गई कि जनाब ये हेलमेट में भी रोक लेते हैं, ये वैसे भी रोक लेते हैं। फिर एक नई चीजें आई जिस हवाले से फिर नंबर प्लेट का एक इशू आ गया, नंबर प्लेट के ऊपर वो सारा। तो मैं ये समझता हूँ ये डाइवर्जन भी है। कराची वो बदकिस्मत सिटी है कि जहां पर इस वक्त दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा मोटर बाइक्स हैं, दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा रक्शे हैं, 40 लाख मोटरसाइकिलें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये सारी की सारी चीजें मौजूद है। उसके ऊपर जो अभी जुल्फकार साहब कह रहे थे, कोई तवज्जो नहीं है कि किस तरह इसके ऊपर काबू पाया जाए। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ला रही है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अब डबल डेकर भी शुरू होने वाली है जल्द अज जल्द, लेकिन इससे काम पूरा नहीं होना है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें लानी है। फैसिलिटेट नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये नया जो ई टिकटिंग रखा है, ई चालान वाला जो मामला रखा है, ये मैं तो ये समझता हूँ कि अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है, क्योंकि दुनिया का ये वाहिद शहर है कि जहां पर आलमी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स है पूरी दुनिया में इनको डिस्करेज किया जाता है। दुबई में शुरू किया गया था, आपने देखा कि दुबई में अगेन कई शाहराहों पर सिग्नल सिस्टम लेकर आए। जेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, जो बच्चों के सिलेबस में पूरी दुनिया में शामिल होती है कि जेब्रा क्रॉसिंग आपने कैसे क्रॉस करनी है और कैसे चलना है, ट्रैफिक रूल्स क्या है। और फुटपाथ सर्विस रोड, आप शारा फैसल जाएं, आपको अहम जगहों पर सर्विस रोड खत्म मिलेगी। जब कोई मोटर बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला अगेंस्ट आता है, उसका बड़ा हैवी चालान कर लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगेन आज वजीर आला ने कहा है, कल भी कहा था जब ये इसकी अनाउंसमेंट हो रही थी कि भाई पहली दफा में वार्निंग रखें, दूसरी दफा में आप सजा दें। लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कोई वार्निंग के बगैर के 6 से करोड़ तो ये आए जो सामने है। ये तो उस वक्त की कैलकुलेशन। ठीक हो गया इम्तियाज साहब, आप सही फरमा रहे हैं। 40 लाख मोटरसाइकिलें हैं, पार्किंग मैंने खुद देखी है कराची में, बिल्कुल साथ चिपका कर लोगों ने जो है वो बाइक्स खड़ी की हुई होती हैं। अब ये एक जो गरीब सेल्समैन है, वो जो भी पार्किंग की जगह है वहाँ पर तो पथारे हैं, पथारे वाले वो जगह नहीं छोड़ते हैं। तो एक सेल्समैन जो है बेचारा गरीब, वो तो फिर सारा दिन जो है वो ही चालान ही भरता फिरेगा। आजम साहब ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि एक चालान जो है पैदल चलने वालों का भी होना चाहिए, जहाँ ये मोटरसाइकिल का हो रहा है बाकी लोगों का हो रहा है, क्योंकि कहीं से भी ये लोग जो है रोड क्रॉस करने आ जाते हैं। हालांकि जो पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज है वो बिल्कुल साथ होता है, शराय फैसल पर हमने खुद देखा है कि पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज है लेकिन लोगों को सड़क ही क्रॉस करनी है। हादसे भी होते हैं, बहुत सारे और मामला भी होते हैं, झगड़े भी हो रहे होते हैं, तो इनका भी तो कुछ चालान होना चाहिए। यानी रोड सेंस है नहीं है वहाँ बहुत सारे लोगों के अंदर, इसके लिए नहीं पहले कुछ करना चाहिए था आजम साहब? जी आसमा, बिल्कुल इसके लिए देखिए आपने अपने निसाब में तब्दीली लानी है। आपने जो जनरेशन अब मेरी और आपकी जनरेशन है, इसने तो अब समझना नहीं है ना, ये तो बेचारे निकल गए।
अब जो नई जनरेशन आ रही है, आप निसाब में कोई तब्दीली लाएं, उसके अंदर कोई कानून साजी करें, आप लोगों को बताएं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। अभी मैं जब प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो एक मतलब फीमेल बच्ची मोटर बाइक चला रही थी, उसके पीछे उसने एक अपनी वालदा को बिठाया हुआ था, साथ में एक बच्ची बैठी हुई थी और सिग्नल ओपन हुआ है तो वो आगे आ गया। मैं गाड़ी की ब्रेक ना लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। देखिए बात ये है कि ये जो जहाँ तक ये बात ये तो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि जब सिग्नल खुलता है, सिग्नल ओपन होता है तो लोग पैदल गुजरना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि आप तो कराची की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे नमूने लाहौर के अंदर जो है ना वो सिग्नल जब ओपन होता है तो किस तरह से चलते हैं। खैर छोड़े, ये हम सारे पूरा पाकिस्तान एक ही तरह के हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि देखिए आसमा, मैं तो इस हक में हूँ कि ई चालान अच्छा है, कहीं ना कहीं से आपने शुरुआत तो करनी है ना, आप कुछ ना कुछ तो शुरू करेंगे। आज आपने ई चालान शुरू किया है, कल को आप कहेंगे कि जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपनी नंबर प्लेट चेंज करें। कहीं ना कहीं पे कानून साजी होगी, कहीं ना कहीं पे पैदल चलने वालों के लिए आप रास्ता बनाएंगे। जैसे इम्तियाज साहब ने कहा, कहीं ना कहीं पे फुटपाथ चलिए होगा। बेहतर हो गया। कहीं ना आप ये कहीं समझते हैं कि इससे सब बेहतरी होगा। होगी और ये अच्छी चीज़ है। टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। एक साहब, देखिए मैं लाहौर भी आई हूँ, कराची में भी रही हूँ। एक साहब जो कभी कभार यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद खान अल मशरकी साहब। डॉक्टर साहब, आप हमें फरमाइएगा कि आप जब यहाँ आते हैं आपको कैसा लगता है? जैसे बहुत सारी जगहों पर सिग्नल्स ही नहीं है, जब सिग्नल जब ग्रीन हो जाता है लोग जो है वो रोड क्रॉस करने के लिए आ जाते हैं। कैसा फील करते हैं सर आप पाकिस्तान आकर? देखिए अस्मा, मैं पक्का लाहौरी हूँ, सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, इसलिए मुझे समझ है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि कौमों के अंदर जो बार बार बात होती है कि किरदार साजी की बात नहीं हुई और सिविक सेंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए सिटीजन्स के लिए उनको एक मुआशी तौर पर, उसके साथ साथ एक सिविक सेंस यानी शहरी तौर पर उनको एक बेहतर शहरी बनाने की तरबियत दी जाती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं दी गई। कराची के अंदर, कराची दुनिया का शायद वाहिद शहर है, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक जो बैक टू द फ्यूचर जा रहा है। यानी ऐसा शहर है जो 20 साल पहले, 25 साल पहले का कराची जब मैं फिरता था तो इतना मतलब सड़कें भी बड़ी साफ सुथरी, एक बड़ा साफ सुथरा माहौल, और आज का कराची देखो तो ऐसे लगता है कचरा कंडी और वो सारा सड़कें टूटी हुई। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये वो मोहनजो दाड़ो और उसके जो मिसाल देते जाते हैं उस तरफ को जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी है या MQM है या जो भी उस शहर के जिम्मेदार रहे हैं, किसी ने भी उस शहर को ओन नहीं किया। शहरी ज्यादा जिम्मेदार हैं या हुकूमत ज्यादा जिम्मेदार है? नहीं, हुकूमत हमेशा। उसकी वजह यह है कि शहरियों को भी तो हुकूमत ने तरबियत देनी है, हुकूमत ने उसको बताना है, सबसे बढ़कर तहफ्फुज़ देना है जो नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बढ़कर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो शहरी उसके ऊपर जिम्मेदारी उठाएंगे। जहाँ डंपर्स के साथ लोगों की जाने जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर है ई चालान जो है वो। मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे उसमें लैप्स हैं, बहुत सारी उसमें कोताहियां हैं, उनको ठीक करना जरूरी है। ई चालान पूरी दुनिया में होते हैं। ठीक है जी, चालान पूरी दुनिया में होते हैं, ये सिस्टम तो सही है, लेकिन इस सिस्टम को अप्लाई करने से पहले बहुत सारा और सिस्टम जो है ख़ासतौर पर कराची के अंदर, उसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी नोट पर जी प्रोग्राम के अख्ताम करते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया आमद के लिए। जुल्फ़िकार राहत साहब, आज़म मलिक साहब, इम्तियाज़ फरहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप तीनों साहिबान का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना।